बंगाल से बांग्लादेश के बॉर्डर तक जब घुसपैठिए लाइन लगा के खड़े थे तो ममता दीदी को एक चीज दिख नहीं रहा था और राष्ट्रीय स्तर पर इस पे चर्चाएं हो रही थी कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो क्या है। जो चुनावी मेढक जो ममता दीदी बन रही है और अपने आप को ये चीज फैलाने का प्रयास कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। हमारे हिंदू भाई जाग चुके हैं और उनको पता है कि अगर कोई एक ईंटा आप पे फेंकेगा तो 4 ईंटा वो फेंकने के लिए तैयार है। और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है और जो कीचड़ वहाँ फैला कर रखा गया है ममता दीदी की सरकार के द्वारा, उस कीचड़ में माँ लक्ष्मी का वास कराएंगे और कमल को खिलाकर बाबरी जैसा मस्जिद आप भारत में ही कल्पना कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में कल्पना नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप मंदिर छुपा कर बनाना पड़ेगा, लेकिन सेकुलर देश होने की वजह से, धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से, इंदिरा गांधी जी की गलती की वजह से आज आप बाबरी का नाम यहाँ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बंगाल में चुनाव है, चुनावी सवन में इस बार आखिर किसकी नैया डूबेगी और किसकी नैया पार लगेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राहुल आनंद जी हमारे साथ है, भाजपा प्रवक्ता। इनसे समझेंगे कि भाजपा कितनी कमर कस रही है और इस बार बंगाल में क्या माहौल लग रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? देखिए, एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो बंगाल चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी कर रखी है उसका एक माहौल देखने को आपको मिल रहा होगा और माहौल इस कदर दिखने को मिल रहा होगा कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह से बैकफुट पे आ चुकी है और अपने आप को जिस तरह से प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव राजनीति करती है, सेलेक्टिव काम नहीं करती है और ममता बनर्जी जी अभी तक सेलेक्टिव राजनीति के पक्ष में ही अक्सर रही है। दीदी के समर्थक कह रहे हैं कि मोदी जी डर गई है दीदी से। दीदी जिस तरह से दिल्ली में धार कर आई है तो भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दी कि बंगाल कैसे सीट निकाल पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है काम करने की और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, ना कि एक खास समुदाय के साथ चलकर करती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुआ करती थी, कभी 2 सीटें हुआ करती थी, उसके बाद विधानसभा में 2 सीटें हुआ करती थी, उसके बाद एमपी 1 हुआ करता था, उसके बाद अचानक से उछाल आया, एमपी हमारे 18 हो गए और विधानसभा की सीटें बढ़कर 78 के आसपास आ गई। तो मतलब रिफॉर्म और परफॉर्म का एक अच्छा और बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है और उसको प्रमोट कर साबित किया है, स्थापित किया है। क्या स्ट्रेटजी है भाजपा की? क्योंकि कई जानकार ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जीतने के चक्कर में है भाजपा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी मंदिर बनवाने के जिक्र कर रही है। ममता दीदी तो अपना गोत्र भी बताएंगी फिर से, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि ममता दीदी अक्सर बंगाल में जब चुनाव होते थे तो वो अपना गोत्र तक बताने लगी थी और बताने लगी थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और कौन से ब्राह्मण हूँ। तो उनके ऊपर नहीं जाते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ जरूर कहा जा सकता है कि अंततः उनको ये एहसास तो हुआ कि वो हिंदू है, एहसास तो हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी ने, इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए कि उनको उन्होंने एहसास करा दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं आपसे थोड़ा सा इतर होकर कि जो हिंदू मुसलमान की जो बातें चल रही है वो ये बात बिल्कुल सत्य है और इसको स्थापित होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी जिस वोट बैंक की राजनीति करती है वो छुपा नहीं है, वो जग जाहिर है, वो दिख भी रहा है, सबके नज़र के सामने है और लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं उस चीज़ों को। आप देखिए जिस तरह से घुसपैठिए यहाँ से लगातार बंगाल से बांग्लादेश के बॉर्डर तक जब घुसपैठिए लाइन लगा के खड़े थे तो ममता दीदी को एक चीज़ दिख नहीं रहा था और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चाएं हो रही थी कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो क्या है, वो क्या नज़र आ रहा है। यानी कि जो मुस्लिम समीकरण को लेकर ममता दीदी बहुत एकत्र रहती है उसके ऊपर वो काम कर रही है। एक बात आपको और मैं बता देना चाहता हूँ जो बड़ा बारीकी है, आपको याद होगा जब ममता दीदी जब सांसद हुआ करती थी तो उस समय उन्होंने एक बंच फाड़ कर फेंका था लोकसभा स्पीकर के सामने। उस समय सरकार को उन्होंने भरोसा दिलाया था इस बात के लिए कि हमारे यहाँ जो सरकार है, राज्य सरकार, वो घुसपैठियों को स्थापित कर रही है और उन्होंने एक सबूत दिया था और उसी आइडियोलॉजी को आज वो खुद फॉलो कर रही है जब सरकार हुआ जी। और आज उसी आइडियोलॉजी को ममता दीदी खुद फॉलो कर रही है। घुसपैठिया है बंगाल में आपके अनुसार? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप देख लीजिए, जो लाइन लगे थे और जो लोग कह रहे थे कि आधार कार्ड कहाँ से कैसे बन जा रहा है, वो भाजपा ने एक्सपोज किया और लोगों, और एक तो एक ऐसा संदर्भ आया है कि लगभग 20,000 आधार कार्ड बना दिया किसी व्यक्ति ने, उसको सलाखों के पीछे डाला गया। एक आपको याद होगा कि जो हमारे CSD थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें जब लड़ाई लड़नी होगी तो हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। 2 मोर्चा उन्होंने बताया था, कहाँ और 2.5 मोर्चा बोला था देश के अंदर। अब आप देखिए कि देश के अंदर कैसे कैसे लोग स्थापित हो रहे हैं। तो गृह मंत्री फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर घुसपैठिया बांग्लादेश से आ रहे हैं बंगाल के थ्रू तो गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है ना? निश्चित रूप से गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है और गृह मंत्री ने इसके ऊपर काम किया है और बताया है। आज बंगाल के समीकरण को अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में जो वहाँ की जो सरकार है
उस सरकार से ज़मीनें मांगी जा रही थी फेंसिंग करने के लिए, और लगभग फेंसिंग कर ली गई है। और ममता दीदी इसका सबसे ज़्यादा प्रतिकार कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो देना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके जो वोट बैंक हैं वो यहाँ आकर सरकार बनाते हैं, वहाँ जाकर मजा लेते हैं। दीदी कह रही है SIR के तहत हमारे वोटरों का नाम काट के हटा रही है, भाजपा बड़ी साजिश कर रही है बंगाल में। देखिए, ज्ञान की धरती बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी इस तरह के प्रसंग फैलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः SIR हुआ और बताया गया। और उसका मैं उदाहरण देता हूं, जिस आप विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, अगर आइडिया ऑफ चॉइस पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है शहरों के अंदर। इस शहर पटना जिले में लगभग 4 लाख के आसपास वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत गई। और जब मैक्सिमम हिंदू वर्ग के लोग थे, उनको जो नहीं है, जो एक जगह से 2 जगह पे वोटर हैं, उनको हटाया गया और उनको जोड़ा गया। तो हमने एक सरकार मजबूती के साथ बनाई और विपक्ष एक ऐसी भ्रामक प्रचार करने पर लग गया कि वो अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि हमें क्या करना है, हमें हमारे लोगों को हटाया जा रहा है। जबकि वोट प्रतिशत को देख लीजिए तो हम कहीं ना कहीं विपक्ष को ही वोट प्रतिशत ज़्यादा मिला है। अगर आरजेडी की हम बात करते हैं तो एक बात यहाँ पे और समझना होगा आपको कि जो बंगाल का संगठन है, जब सरकार ने एक कानून बनाया था और कहा था कि BSF को हम 50 किलोमीटर अंदर जाने की छूट देंगे, सबसे ज़्यादा प्रतिकार किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था। और सबसे ज़्यादा जब उनके मुख्य सचिव के ऊपर जब आरोप लगा था तो ममता दीदी जाकर धरने पर बैठ गई थी। क्या एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? अपनी और किसी देश में से अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो मुख्यमंत्री के तौर पे लड़ रहे हैं। तो उनके लोग कौन हैं? उनके लोग वही हैं जो उनको जिता कर लाने का प्रयास करते हैं। और बंगाल ऐसी धरती रही है जो आज़ादी के राग को छेड़ा गया था, बंगाल से वंदे मातरम किया गया था। और उस वंदे मातरम के भी कंट्रोवर्सी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता दीदी इस चीज़ को अंधेरे के साए में रखकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। और मुसलमानों को खास करके मुसलमानों को वो जताने का प्रयास करेगी, तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ। और वो खुला निमंत्रण दे रही है, वहाँ तो निमंत्रण दे रही है मुसलमानों को कि आप आइए यहाँ उपद्रव फैलाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने देखा बंगाल के अंदर जब एक घटना घटती है और जब मुख्यमंत्री जाती है तो वहाँ रेड कारपेट बिछाया जाता है, जहाँ लोग मरे हों, जहाँ लोगों को निकाला गया हो, वहाँ मुख्यमंत्री जाता है और रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। तो ये क्या दिखाने का प्रयास है? हिंदुओं के नेता है या सिर्फ मुसलमानों के नेता है? अब तो ममता दीदी को इस चीज़ को बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तक का जो प्रसंग देखने को मिल रहा है, हमने तो बता दिया है कि ममता दीदी हिंदू है और अपने आप गोत्र भी बताना शुरू कर दी है और मंदिर भी बनवा रही है। तो ये कहना जो चुनावी मेढक जो ममता दीदी बन रही है और अपने आप को ये चीज़ फैलाने का प्रयास कर रही है कि मैं हिंदू हूँ, तो एक लड़की भी आई थी लड़ने का प्रयास कर रही थी उत्तर प्रदेश में, आज वो कहाँ है आप समझ सकते हैं। दीदी कहती थी हम जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे, वो अब मंदिर बनवा रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई ममता बनर्जी? देखिए, जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो उस तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं मास लेवल पे, और उनके जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए वो लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन हिंदुओं को अपने तरफ खींचने के लिए वो मंदिर बनाने की बात करती है। यहाँ एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, आपने देखा होगा ना कि जो ममता दीदी के सरकार में जितने मंत्री रहे हैं उन लोगों के ऊपर कितना चिट फंड का आरोप लगा है, उन लोगों ने कैसे भ्रष्टाचार को फैलाया है, इन सब के ऊपर जब ईडी ने छापा मारा तो ममता दीदी इस तरह से राजनीति का नंगा नाच करने लगे, जिससे ये चीज़ पता चलने लगा कि संविधान के अंदर जो एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति है वो अगर प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करे तो फिर संविधान कहाँ जाए। बाबरी मस्जिद बनवाया जा रहा है, इसका प्रभाव लगता है बंगाल चुनाव पे पड़ेगा? बाबरी मस्जिद तो बनाया जा रहा है, ये तो मुसलमानों के आस्था का विषय है। और बाबरी जैसा मस्जिद आप भारत में ही कल्पना कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में कल्पना नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप मंदिर छुपा कर बनाना पड़ेगा, लेकिन सेकुलर देश होने की वजह से, धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से, इंदिरा गांधी जी की गलती की वजह से आज आप बाबरी का नाम यहाँ ले सकते हैं। और ये एक तरफ से खुला चैलेंज है हिंदुओं को कि हम भूले नहीं हैं, जब जुटेंगे तो तुमसे बदला लेंगे और फिर तुम्हारे राम मंदिर को तोड़ेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा की साजिश है कि ये भाजपा बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए बाबरी मस्जिद बनवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा में विपक्ष ने इस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया है। कभी कोई उनको मौत का सौदागर कहता था, कभी कोई नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहता था, और लोग कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी सत्ता में तो वो मुसलमानों को बहुत तंग करेगी। और लोकसभा में जब एक प्रश्न पूछा गया था तो गृह मंत्री जी ने बताया था कि मुसलमानों की स्थिति क्या है, जबकि वो भूल गए कि यूपीए की सरकार में जो एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की क्या स्थिति है और मुसलमानों को क्या करना चाहिए,
उनको वो भूल गई थी, क्योंकि आज तक हमेशा मुसलमानों से एक सेटलमेंट के तहत बात किया गया है और उनको ऑफर दिया गया है कि जिस तरह आज देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा करते थे, उस तरह आज ममता दीदी या फिर विपक्ष के जितने लोग हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें देश लूटने देंगे। हुमायूं कबीर जो बनवा रहे हैं वो आए तो भाजपा से ही है, कह रहे कि भाजपा से ही इनकी साठगांठ है चुनाव को लेकर। भाजपा को छोड़कर तो बहुत लोग गए हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कांग्रेस छोड़कर गए थे, जब राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और एक भावी प्रत्याशी को अपने छोड़ चुके थे। तो कद्र कर जो एक सोनार होता है उसको सोने की कीमत पता होती है और उसको पता होता है कि वो हमें कितना खींचना है किसी चीज़ को और कैसे उस चीज़ को लेकर आना है। आज देखिए असम की स्थिति कितनी बेहतरीन हो चुकी है। आज देखिए वहाँ पे कितने लगभग 1000 एकड़ तक की भूमि को स्वतंत्र कराया गया है उन जिहादियों सोचों से। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। जब वक्फ बोर्ड का हम विरोध करते हैं तो वो सबसे पहले मुखर होकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर तो आपने हमारे बिहार में गांधी मैदान में आपने देखा था कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर सारे मंच पे जाकर लोग खड़े हो गए थे, लेकिन कभी हिंदू को एकता की बात आती है तो सब लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और चले जाते हैं। बाबरी मस्जिद का जो मरा मुद्दा बंगाल चुनाव में चल रहा है, 300 करोड़ रुपए कह रहे 300 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि फंड अभी तक आ चुका है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है कि कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? केंद्र सरकार के हाथों में सभी, ईडी हो, सीबीआई, सब तो उन्हीं के हाथों में है। देखिए, केंद्र सरकार कभी भी कोई भी जांच करती है तो उसके पीछे की जो रूपरेखा जो तय की जाती है वो ईडी है स्वतंत्र करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि आज लालू प्रसाद यादव जी की बात कर लीजिए या फिर ऐसे गैर संगठन जो लगातार पैसे जुटाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पे धीरे धीरे जांच कसता जाता है। जब आप गलती करते हैं तभी आप पकड़े जाते हैं। और जहाँ तक 300 करोड़ का सवाल उठता है, मैं आपको इस चीज़ के लिए भरोसा और यकीन के साथ बता देना चाहता हूँ कि अगर पैसे गलत तरीके से आए होंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उस सलाखों के पीछे भी होंगे। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर बना, दूसरी तरफ मस्जिद बन रहा है, तो क्या दिक्कत है भाजपा वालों को? योगी जी खुले मन से कह रहे हैं कि क़यामत तक ये लोग मस्जिद नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह का प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री भाषा का इस्तेमाल करे तो आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में एक तरह से भड़काऊ भाषण हो गई? देखिए, भड़काऊ भाषण नहीं है। अगर इसका आप जब हम छोटे थे तो उसमें हम लोग पढ़ाया जाता था हिंदी में कि अलंकार शब्द क्या होता है और बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता था। मुसलमान भी तो हिंदू है ना। अगर जाइए 5-6 पुश्त पीछे चले जाएं, उनसे पूछे कि वो कौन थे, वो खुद बता देंगे, वो बता नहीं पाएंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि जो हम हिंदुत्व की जो बात करते हैं, हम तो शुरू से मानते हैं कि जो 140 करोड़ देशवासी है वो हिंदू है। उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, परिस्थिति के अनुसार कन्वर्ट कर लिया। और जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ना वो ज़्यादा खिसियाते हैं। और यही बात है जो आपको लगा। लेकिन योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि क़यामत तक मस्जिद नहीं बनेगा, देखिए योगी जी का अपना स्ट्रैटेजी है बात करने का और चीज़ों को बताने का। योगी जी ने जो गुंडों का प्रदेश था उसको उन्नत प्रदेश बना दिया। इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए कि क्या आज उन्नति की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आज उत्तर प्रदेश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ गए, आज उत्तर प्रदेश की सड़कें कितनी अच्छी हो गई, आज जो गुंडा माफिया था उन सबको सलाखों के पीछे कैसे भेज दिया गया। और योगी जी ने तो ये भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मिट्टी में मिला भी दिया। ठीक है, तो आपको अनुसार लग रहा है कि बंगाल में कमल ही खिल रहा है, दीदी नहीं आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम को कर रही है। जनता के बीच में एक ऊर्जा है और जनता के बीच में एक विश्वास है कि अगर हमारे देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो कमल ही रख सकता है। और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। और जो कीचड़ वहाँ फैला कर रखा गया है ममता दीदी की सरकार के द्वारा, उस कीचड़ में माँ लक्ष्मी का वास कराएंगे और कमल को खिलाकर उस राज्य को भी उन्नति के पथ पे अग्रणीय करेंगे। दीदी के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा बंगाल जीतना नहीं चाहती, उस पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए दीदी से डर गई है भाजपा की। जीतना और कब्जे का क्या है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता चुनकर भेजती है विधायकों को और जाकर वहाँ पे सरकार बनता है। तो जनता ने तय करना है। जनता अगर जिताकर कब्जा कराकर, कब्जा होना भी चाहिए। कब्जा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बांग्लादेश है जिस तरह से आपके अंदर घुस के उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहा है, क्यों नहीं कब्जा होना चाहिए? क्यों नहीं आपको अपने संपत्ति में बाउंड्री खींच देना चाहिए? ये लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ नहीं आई तो ये दूसरा कश्मीर हो जाएगा। आपको लगता है इस बयान में हकीकत है? जिस तरह से 90 के दशक को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज 90 के दशक को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। 90 के दशक में जो हाल हुआ था वो धीरे धीरे, देखिए इस्लाम जहाँ भी गया है सब जगह देश में कन्वर्ट कर दिया है। 15 से 20 साल में वहाँ के लोग कन्वर्टेड हो गए हैं। आप उठाकर देख लीजिए। और एक बंगाल भी वैसा ही हो और आप एक हमारा राष्ट्र भारत ही ऐसा है जहाँ सनातन की जड़ इतनी मजबूत है कि 800 साल राज करने के बाद भी आज वो पिछड़े ही वर्ग में आ रहे हैं।
तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो 800 साल राज किया है वो आज तक भारत पे कब्जा नहीं कर पाया, तो सनातन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो सनातनी है वो उसके ना आदि है ना अंत है। इसलिए हम जब पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, वायुमंडल में भी भगवान है, हम सूरज की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ों को भी पूजा करते हैं, और हम सनातन और हम जल की भी पूजा करते हैं, और सनातन के सामर्थ्य को हम बताते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने आप को स्थापित किए हैं। कहीं ना कहीं इसकी आने वाले सच्चाई समय है। बंगाल पाकिस्तान की तरह या बांग्लादेश की तरह अगर हो होने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता है, होने ही नहीं देंगे। हमारे हिंदू भाई जाग चुके हैं और उनको पता है कि अगर कोई एक ईंटा आप पे फेंकेगा तो 4 ईंटा वो भी फेंकने के लिए तैयार हैं। कश्मीर की जो स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया था उसको किसने सुधारा? उसको भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा। कभी कांग्रेस सुधार सकती थी क्या? कभी नहीं सुधार सकती थी, क्योंकि कांग्रेस देश की आज़ादी में 2 पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग था और एक कांग्रेस थी। और आज भी देश आज़ाद होने के बाद 2 पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक भारतीय जनता पार्टी है। और मुस्लिम लीग के ऊपर आज कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यानी हिंदुत्व का काम पहले कांग्रेस करती थी, आज हम कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग पहले जो मुसलमानों को लेकर चलती थी, आज कांग्रेस उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। तो बंगाल चुनाव को लेकर आप अपनी राय में बताइए कि बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बार ममता बनर्जी फिर से सत्ता में लौटेगी या बंगाल में कमल खिलेगा? धन्यवाद।